हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ये सेट 1 का बता रही हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने सारा आपका सॉल्यूशन करा दिया, बस 21 to 30 नंबर आप लोगों का बचा हुआ था, वो मैं आपको 21 to 25 आज करा रही हूँ। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी आप लोगों का जो फर्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 समस्या इसके मुख्य होते हैं। ठीक है, इसमें एक पूछा है, 2 मार्क्स का है तो एक ही काफी है ना, इसमें पूछा भी एक है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। अतः वैकल्पिक प्रयोग माने अलग अलग उसका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो उत्पादन का साधन दूध है। ठीक है, तो दूध से क्या क्या बन सकता है, खीर बन सकता है, पनीर बन सकता है, चाय बन सकता है, कॉफी बन सकता है, दही बन सकता है। ठीक है, या मिठाई बन सकता है। तो दूध जो है वो साधन है, मान लो उत्पादन के साधन है, तो उससे बहुत सारा चीज बन सकता है, उत्पाद बन सकता है, प्रोडक्ट। तो इसलिए कह रही हूँ इसका वैकल्पिक प्रयोग होता है। ठीक है, वैकल्पिक माने अलग अलग प्रयोग होता है। तो इसका आंसर बता रही हूँ मैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। अतः अर्थव्यवस्था में यह समस्या प्रकट होती है कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अधिकतम आवश्यकताओं यानी ज्यादा से ज्यादा जरूरत जो है उसको पूरा कर सके, तो इसलिए ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए, है ना, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे कि उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स, या फिर उत्पादक वस्तु। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में उपभोक्ता वस्तुएं क्या है या उत्पादक वस्तुएं क्या है। तो सारा मैंने एक एक टर्म्स आपको पढ़ाया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जो नए हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। अतः अर्थव्यवस्था में यह समस्या प्रकट होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसे उपभोक्ता वस्तु करे या फिर उत्पादक वस्तु, ये प्रश्न उठता है। ठीक है, ये हिंदी में आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। अब इंग्लिश में बता रही हूँ, इन एन इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड and they are used alternatively. Therefore, in the economy, the problem arises as what to produce so that maximum requirements can be met, like consumer goods और producers goods. ठीक है, यानी एक इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड होते हैं और उनको अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। इसीलिए एक इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम अराइज होता है, ये समस्या उठता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे ताकि सो दैट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उसको पूरा कर सके। ठीक है, जैसे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करे या फिर प्रोड्यूसर्स गुड्स को। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। यहाँ हेडिंग डालना है मांग, उसके बाद मांग किसी वस्तु की वैसी प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं जो निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य पर एवं निश्चित स्थान पर की जाती है। बस इतना काफी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ही लिखेंगे तो बहुत है आंसर। यहाँ देखो, मांग किसी वस्तु की वैसी प्रभावपूर्ण इच्छा है। क्यों ऐसा बोला गया प्रभावपूर्ण इच्छा, क्योंकि इच्छा तो हो सकता है कुछ भी, जैसे एक भिखारी इच्छा कर ले कि मुझे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है या कार खरीदना है, तो वो इसका सिर्फ इच्छा है, डिजायर है, वो उसको पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिजायर होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मूल्य पर एवं निश्चित स्थान पर की जाती है। क्लियर है। अब देखो इंग्लिश में बता रही हूँ, डिमांड, डिमांड इज कॉल्ड द इफेक्टिव डिजायर ऑफ अ कमोडिटी विच इज मेड एट फिक्स्ड टाइम, एट फिक्स्ड प्राइस एंड एट अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, यानी डिमांड जो है वो किसी कमोडिटी का एक ऐसा इफेक्टिव डिजायर है जो कि एक फिक्स टाइम और फिक्स प्राइस और सर्टेन प्लेस पर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को लिखिए। व्हाट इज सप्लाई, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई।
तो पूर्ति का हेडिंग डाल के लिखना, पूर्ति से तात्पर्य किसी वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता, व्यक्ति या फर्म विभिन्न संभावित कीमतों पर एक विशेष बाजार क्षेत्र में एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार रहता है। देखो, पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की इन मात्राओं से है, मतलब उतनी जो वस्तु है जिसे एक विक्रेता जो बेचने वाला है या व्यक्ति या फर्म जो भी जो बेचने वाला है वो विभिन्न संभावित कीमतों पर, यानी अलग अलग जो संभव कीमत है उस पे एक विशेष बाजार क्षेत्र में, एक खास बाजार क्षेत्र में, मार्केट एरिया में एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार रहता है, उसी को पूर्ति कहते हैं। अगर बेचने के लिए तैयार ना हो, रखे रहे, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, भंडार हो जाएगा। लेकिन पूर्ति में विक्रेता जो है वो निश्चित समय पर अपनी वस्तु की मात्रा को एक निश्चित समय पर संभावित कीमतों पर एक विशेष बाजार क्षेत्र में बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति क्या है, उसके बाद पूछा गया पूर्ति के नियम को लिखिए। तो पूर्ति का नियम है, पूर्ति का नियम यह स्पष्ट करता है कि यदि अन्य बातें सामान्य रहे, यानी इसकी कुछ मान्यताएं होते हैं पूर्ति की, अगर वो सब सामान्य रहे, नॉर्मल रहे, तब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, अगर किसी सामान का कीमत बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, यानी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। और फिर अगर कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो जाती है। तो पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत और पूर्ति में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी अगर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो तो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति भी घट जाती है। अब इंग्लिश में देखो इसी चीज को, सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर, पर्सन और फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ सर्टेन टाइम इन अ पर्टिकुलर मार्केट एरिया एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। यानी सप्लाई वो है जो कमोडिटीज की क्वांटिटीज को एक सेलर जो होता है या पर्सन, फर्म जो भी जो बेचने वाला है, वो एक सर्टेन टाइम पे पर्टिकुलर मार्केट एरिया पे वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, यानी अलग अलग जो पॉसिबल प्राइसेस है उस पे बेचने को तैयार होता है, इसी को कहते हैं सप्लाई। नाउ इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देन हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, अगेन लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। यानी लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि अगर और चीजें सामान्य रहे, यानी इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, अगर वो सब सही रहे, नॉर्मल रहे, तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस लो हो यानी कम हो तो सप्लाई भी कम हो जाता है। देखो पूर्ति का नियम जो है लॉ ऑफ सप्लाई, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको समझ लोगे तो आप लोग अपने से इसको बनाकर लिख लोगे। जब कीमत बढ़ जा रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है तो पूर्ति यानी सप्लाई वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, पूर्ति के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। जब कीमत प्राइस बढ़ रहा है तो पूर्ति भी, सप्लाई भी बढ़ रहा है, और जब कीमत प्राइस घट रहा है तो पूर्ति जो है सप्लाई वो भी कम हो जा रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, यानी कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं और उसका जो सप्लाई होता है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या है ये आपसे पूछा गया है। दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों तथा निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। एक तो ये हो गया, इसका एक और तरीका से आंसर बता रही हूँ, ये अगर आपको दोनों में से जो इजी लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। गणितीय रूप में उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, QX इक्वल्स F अंडर ब्रैकेट ABCD, ठीक है, वेयर जहाँ पे QX का मतलब है वस्तु X के भौतिक उत्पादन की मात्रा और F का मतलब है फलन, ठीक है, और ABCD जो यहाँ पे है वो क्या क्या है, उत्पादन के विभिन्न साधन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन अंडर द गिवन टेक्निक the functional relationship between the inputs and outputs is called production function, ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी, प्रोडक्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इन मैथमेटिकल टर्म द प्रोडक्शन फंक्शन is expressed as qx equals f a b c d, where qx means quantity of physical production of commodity x, f means function, and a b c d means various means of production। क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है? When is a market in equilibrium। बाजार संतुलन पूछा गया आपसे कि बाजार संतुलन क्या है। ठीक है, अगर पूछ दे बाजार संतुलन क्या है तो यही इसका सेम क्वेश्चन होगा, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है, या बाजार संतुलन क्या है। व्हेन इज अ मार्केट इन इक्विलिब्रियम और व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो बाजार संतुलन क्या है, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है, यहाँ हेडिंग देना, बाजार संतुलन एक बाजार संतुलन की अवस्था में तब होता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्या है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो तो क्या होता है, बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। गणितीय रूप में बाजार संतुलन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। ठीक है, अब देखो मार्केट इक्विलिब्रियम इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। अ मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है व्हेन मार्केट डिमांड इक्वल्स मार्केट सप्लाई, जबकि मार्केट डिमांड जो है मार्केट सप्लाई के बराबर हो। ठीक है, ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। इन मैथमेटिकल टर्म्स द मार्केट इक्विलिब्रियम इज एक्सप्रेस्ड एज मार्केट डिमांड इक्वल्स मार्केट सप्लाई। क्लियर है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।